हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्लस प्रमेश ई लिब। आप सभी का प्लस प्रमेश ई लिब में स्वागत है। मैं लोकेंद्र जांगिड़ आज आपको क्या पढ़ाऊंगा? हाउ टू प्रिपेयर पॉलिटी फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। और इस एग्जाम को हम आईएएस का एग्जाम भी बोलते हैं। मोर पॉपुलरली आईएएस की तैयारी करना ही बोलते हैं। क्यों? सर्विसेज तो काफ़ी सारी हैं, 25-26 सर्विस हैं, लेकिन पॉपुलर थोड़ा यही है कि आईएएस का एग्जाम है। तो इसमें जो पॉलिटी वाला जो पोर्शन होता है ना, और ज़्यादा स्पेसिफिकली अगर इसको बोले अपन इंडियन पॉलिटी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है इसकी प्रिपरेशन में। तो उसको तैयार कैसे करना है, अल्टीमेटली इस एग्जाम में सेलेक्ट होना है तो जो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है उसको प्रिपेयर तो करना पड़ेगा ना, तभी हमारा सिलेक्शन होगा। तो बस किस तरह से उसको प्रिपेयर करना है, उसी से रिलेटेड स्ट्रेटजी किस तरह से हम इसको स्टार्ट करें। मतलब एक बच्चा जो बिल्कुल स्क्रैच पोजीशन पे है, क्लीन स्लेट है, उसको कुछ नहीं पता, अब उसको पॉलिटी पढ़नी है, इंडियन पॉलिटी पढ़नी है, तो कैसे पढ़ेगा? वही सब चीज़ों की बात की जाएगी इस लेक्चर में, इस सेशन में। अच्छा, इस सेशन को अपन 2 पार्ट में करेंगे, तो पार्ट 1 अभी अपन स्टार्ट करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। हाउ टू प्रिपेयर पॉलिटी फॉर यूपीएससी आईएएस। अ विजन विदाउट अ स्ट्रेटजी रिमेन्स एन इल्यूजन। सो हमारे पास में प्लान होना चाहिए कि किस तरह से हमें पढ़ना है चीज़ों को। ओके, बहुत बढ़िया, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, जैसे ही अपन ने बोला कि हमें पॉलिटी को तैयार करना है, तो देखो कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उस कीवर्ड का मतलब तो हमें पता होना चाहिए। भाई मेरे को पॉलिटी पढ़ना है, तो पॉलिटी है क्या वो पता होनी चाहिए। ज्योग्राफी पढ़ रहा हूं मैं, और ज्योग्राफी के सारे कॉन्सेप्ट मैंने रट डाले, लेकिन वो ही नहीं पता था, किसी ने आके पूछा कि भाई ज्योग्राफी होती क्या है, तो एटलीस्ट मुझे पता तो होना चाहिए भूगोल होता क्या है, कि भाई धरती गोल है, इसका हिसाब किताब समझाया हुआ है, तो भूगोल है। उसी तरह से पॉलिटी, तो पॉलिटी की अगर एक जेनरिक सी डेफिनेशन अपन निकालें तो जो जैसे लिखी हुई है, क्या बोलता है? अ फॉर्म और प्रोसेस ऑफ सिविल गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक तरीका या फिर एक प्रोसेस है, एक फॉर्म है किसकी? सिविल गवर्नमेंट की। सिविलियंस को गवर्न करने के लिए एक प्रोसेस है, एक कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोसेस है। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? रिटन लॉज वगैरह होते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है। अच्छा, इसी तरह से गवर्नमेंट क्या होती है, ये सारी डेफिनेशंस पक्का पता होना चाहिए। देखो आज से पहले हम स्वीपिंग वे में बोल जाते थे कुछ भी, कि है ना गवर्नमेंट तो ये होती है, कुछ भी बोलते थे, मतलब हमारे पास कॉन्क्रीट डेफिनेशंस नहीं थी। लेकिन बीइंग अ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट, और कल को आईएएस बनोगे भी, हर चीज एकदम क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए। क्यों? आपको लिखना भी है चीजों को, तो राइटिंग एबिलिटीज होनी चाहिए। वो कैसे होंगी? कि आपको लिखनी आई चीजें, तो आपको डेफिनेशंस आनी चाहिए, और इंटरव्यू भी फेस करना है, तो एटलीस्ट बोलना है, जो चीज पूछी गई है उसको एग्जैक्टली बोलो। गंवार लोग होते हैं ना, जाहिल लोग होते हैं, वो कुछ पूछे और कुछ भी बोलते हैं। अगर अपन भी वैसे ही बोलेंगे, हम भी जाहिल कहलाएंगे। जाहिल तो नहीं है, हम तो सिविल सर्वेंट होने वाले हैं। तो बस वहां पर रिक्वायरमेंट ये है कि चीजों को स्ट्रीमलाइन तरीके से बोलना और लिखना सीखें। तो उसी तरह से एक जेनरिक सी डेफिनेशन गवर्नमेंट की क्या होती है? द पॉलिटिकल डायरेक्शन, बिल्कुल सही बात है, एंड कंट्रोल्ड एक्सरसाइज्ड ओवर द एक्शन ऑफ मेंबर्स, citizens or inhabitants of communities, societies and states, direction of the affair of a state, community, etc. Political administration, government is necessary to the existence of a civilized society. एक society है जो कि civilized है, तो देखो उसको गवर्न करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे, एडमिनिस्टर करना पड़ेगा, है ना, तभी तो काम चल पाएगा, वरना काम नहीं चल पाएगा। तो बस किस तरह से हम एक्सरसाइज कर पाए, कंट्रोल को डायरेक्ट कर पाए उस कम्युनिटी को, लोगों को, तो बस वो जो तरीके होते हैं ना, वो सरकार होती है, वो गवर्नमेंट होती है। अब गवर्नमेंट कई प्रकार की होती है, चुनी हुई गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, राजा जी भी हो सकते हैं, मोनार्की भी हो सकती है, अलग अलग तरीके हैं गवर्न करने के। तो जिस तरह से गवर्न कर पाओ वैसे गवर्नमेंट हो जाएगी। बिल्कुल, हमने इसको समझ लिया, आगे चलते हैं। देखो एक चीज बताता हूं मैं, प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो या फिर प्रिपरेशन के किसी फेज पे चल रहे हो, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छी बात है। किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसके नो हाव जान लो। किसी भी चीज का सब कुछ अगर जानना है ना, तो वो चीज क्या है, वो कैसे काम करती है, वो कैसे बनी, और उसके आउटकम्स क्या होंगे। जैसे कि मेरे पास एक वॉच है, ये घड़ी है मेरे पास में, तो मैंने एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा देखा
तो मेरे दिमाग में है कि भाई ये क्या है, मुझे पता चला कि ये घड़ी है, ये क्या काम आती है, वाई, तो भाई टाइम देखने के काम आती है। कैसे, कि भाई इस पे सुइयां चलती रहती हैं और इससे मुझे टाइम का पता लगता है, इसके फायदे क्या होंगे, इसके नुकसान क्या होंगे। तो बस मैंने ओवरऑल एक जनरल से परसेप्शन बना के इस घड़ी के बारे में सब कुछ जान लिया। सब कुछ इतना तो एटलीस्ट जान ही लिया कि मैं अब इसको यूटिलाइज कर सकता हूँ अपनी लाइफ में। बस यही तैयारी करने का पैटर्न है। किसी भी टॉपिक को किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ना है तो बस इसी तरीके से पढ़ना है ना। दिस इज द एसेंस टू अटेन सक्सेस। बस इस चीज को ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। अब देखो इंडियन पॉलिटी को कैसे पढ़ना है। पॉलिटी क्या होती है? प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस, गवर्न करने का प्रोसेस है, बिल्कुल एक प्रोसेस दिया हुआ है। लेकिन उससे पहले हमारे दिमाग में ये सवाल रहने चाहिए, व्हाट इज द आइडिया ऑफ इंडिया। इंडिया क्या है अपने आप में? व्हाट इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया टेक्स? हाउ एग्जैक्टली गवर्नमेंट फंक्शंस? हाउ डज द गवर्नमेंट डील विद इट्स सिटीजन? हाउ डज द गवर्नमेंट गेट इलेक्टेड? हाउ कैन वी गेट स्मार्ट गवर्नमेंट? इन सब सवालों को हमेशा दिमाग में रखेंगे और इन सवालों के जवाब अगर खोजते रहेंगे तो पढ़ना आसान हो जाएगा। अब देखो इंडिया क्या है, ये इस तरह से करके एक मैप बनता है और ये करके एक टेरिटरी है, ज्योग्राफिकल टेरिटरी, उस बोल दिया कि भाई साहब वो इंडिया है। नहीं, वो एक ज्योग्राफिकल टेरिटरी है। इंडिया अपने आप में इमोशंस हैं, किसके? लोगों के। लोग इसमें रहते हैं। तो एक लोगों का समूह है ना, ग्रुप है, वो इंडिया फॉर्म करता है। और एक इंसान को जहां पे वो रहता है वो एक उसकी टेरिटरी होती है। तो केवल टेरिटरी नहीं, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं, उसके साथ में वो लोग भी रह रहे हैं विद सर्टेन इमोशंस, विद सर्टेन एस्पिरेशंस। वो इंडिया है। उसको गवर्न करने के लिए कोई ना कोई गवर्नमेंट का सिस्टम होता है। अब देखो गवर्नमेंट लाई क्यों जाती है, इन सब चीजों को भी समझना बहुत जरूरी है। कैसे उसको अच्छे से फंक्शन करवाया जा सकता है, ये सब चीजों को ध्यान में बहुत रखना है। इस तरह से अगर पढ़ेंगे तो आएंगी चीजें समझ में। तो क्या करना, लेक्चर के बाद में इस 4-5 पॉइंट को जॉट डाउन करना और जब भी पढ़ो इन क्वेश्चंस के साथ में रीजनिंग करना। आगे बढ़ते हैं। देखो एक बैकग्राउंड बताता हूं मैं। हुआ क्या था, 200 सालों तक अंग्रेजों ने राज किया इंडिया पे, बिल्कुल किया। वो इंडियंस को एक्सप्लॉइट करते थे, बिल्कुल करते थे, है ना, एक्सप्लॉइट करते थे। एक्सप्लॉइटेशन का मतलब क्या होता है? एक्सप्लॉइटेशन का मतलब ये होता है कि आपको राइट्स भी नहीं दिए जाएंगे, आपकी लाइफ को डिप्राइव कर दिया जाएगा, है ना। यू विल लेफ्ट विद स्टारवेशन, खाने के भी लाले पड़ेंगे आपको। मतलब आप लाइफ के ट्रू गोल्स को अचीव ही नहीं कर पाओगे, आपके लिए कोई ऐसी सिचुएशन ही नहीं छोड़ी। देखो हर इंसान के जीवन का मकसद होता क्या है? हैप्पीनेस। ये एक है ना, थोड़ी सी एथिक्स की बात समझा रहा हूं, यहीं से चीजें लिंक होके निकलेंगी। हर इंसान के जीवन का एक लक्ष्य है कि वो खुश रहना चाहता है ना। बिल्कुल हम सब खुश रहना चाहते हैं। तो किसी को कुछ काम करके हैप्पीनेस मिलती है, किसी को कुछ काम करके हैप्पीनेस मिलती है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। हैप्पीनेस को अगर हम सम अप करें, है ना, एक कंक्रीट स्ट्रक्चर में डालें तो हैप्पीनेस को क्या बोल सकते हैं? देखो इंसान के अंदर अगर कॉम्पिटेंस होगा तो वो हैप्पीनेस पाएगा, ठीक है। अगर इंसान ऑटोनोमस है, इंसान के पास ऑटोनॉमी है, तो वो हैप्पी है। अच्छा, इंसान अगर रिलेटेडनेस है इंसान के अंदर, उसका किसी से संबंध है, बिहेवियर खराब नहीं है, तो वो हैप्पीनेस अटेन करेगा कि नहीं करेगा। अब इन तीनों टर्म्स को थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। कॉम्पिटेंस का मतलब क्या होता है? भाई देखो मैं जैसे लेट सपोज सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूं और मैं अपनी कैपेबिलिटीज इतनी बढ़ा लूं कि मैं सिविल सर्विसेज कर जाऊं या फिर आप कर जाओ, तो आपका कॉम्पिटेंस बढ़ा। और जिस जिस आदमी में कॉम्पिटेंस आता है वो खुश होता है कि नहीं होता है? भाई आप आईएएस की तैयारी करना चाह रहे थे, आपने आईएएस की तैयारी कर ली, तो ऐसा थोड़ी है कि अरे हाय राम मरा रे मैं तो आईएएस बन गया, रोऊंगा थोड़ी उसके बाद में। नहीं, कॉम्पिटेंस आएगा, मेहनत करेंगे तो खुश होगा ही इंसान, है ना, वो आगे बढ़ेगा और उसके अंदर हैप्पीनेस आएगी। बिल्कुल। हैप्पीनेस और कब आती है? कि आप अपने डिसीजन खुद से ले पाओ, ठीक है, आपके अंदर ऑटोनॉमी आए, आप किसी से बंध के नहीं रहो, ठीक है ना भाई, वो भी इंपॉर्टेंट है ही, तभी तो हमने आजादी प्राप्त की। तो हर एक इंसान को हैप्पी रहना है तो उसके अंदर ऑटोनॉमी आनी चाहिए, वो ऑटोनोमस बनना चाहिए। इसीलिए सरकार अपने डिपार्टमेंट्स को ऑटोनॉमी प्रोवाइड करता है ना, इंपॉर्टेंट भी है। अच्छा, रिलेटेडनेस, बोले मैं कॉम्पिटेंट भी बन जाऊं और मेरी ऑटोनॉमी भी हो,
कि मैं अपने डिसीजंस खुद ले पाऊं, लेकिन उसके साथ में मेरा संबंध किसी के साथ खराब ना हो, मतलब मेरे अंदर रिलेटेडनेस भी है। बस यहां पर जम गई बात। मतलब मैं जिसके साथ रहूं उससे मेरे बिहेवियर रिलेशनशिप कभी खराब नहीं हो, तो ऑल टुगेदर क्या बोलूंगा मैं, एक कंप्लीट पैकेज हो गया क्या, कि मैं किसी से बिगाड़ूंगा नहीं। तो मेरी कॉम्पिटेंस और ऑटोनॉमी इस तरह से होगी कि सबका साथ सबका विकास, ओवरऑल हैप्पीनेस मिलेगी लाइफ में। अंग्रेजों के टाइम पे जो वो एक्सप्लॉइट करते थे ना अपने को, तो ना तो एक इंडिविजुअल के पास में कॉम्पिटेंस थी, जो करना चाहे वो कर ही नहीं पा रहा था, अपने डिसीजन तो हम कहीं कहां से ले पा रहे थे, है ना। और इसी तरह से समाज में एक दूसरा वर्ग सबसे लड़ता रहता था। तो क्या किया समझदार लोगों ने, बहुत लंबा स्ट्रगल किया, बहुत लंबा स्ट्रगल करने के बाद में आज़ादी प्राप्त की, कि बोले हम अपने कंट्री का गवर्नेंस अपने हिसाब से करेंगे कि यहाँ का हर एक इंडिविजुअल सिटीजन ट्रू गोल्स जो लाइफ के हैं उनको अटेन कर पाए। ठीक है, अब देखो हिस्ट्री की ज्यादा बातों में नहीं जाएंगे, थोड़ी सी भूमिका ही तैयार करने की जरूरत है, एक बैकग्राउंड बना रहा था मैं। तो क्या हुआ, बोले अब उसके बाद में क्या हुआ, उन्होंने स्ट्रगल किया और इंडिपेंडेंस को अटेन कर लिया, बहुत बढ़िया। इंडिपेंडेंस को अटेन करने के बाद में तो बोले कि अब ना हम अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे कि हर इंसान को बराबर मौका मिले, है ना, हर इंसान का हिसाब किताब सुधरे और वो अपनी लाइफ को डेवलप कर पाए, बहुत बढ़िया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई, सारे देश के समझदार जो नेतागण थे सारे इकट्ठे हुए और बोले क्या कि हम अपना एक संविधान बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, है ना। इस पर बात हुई, बोले कि हमारे देश के अंदर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए, जनता के द्वारा चुनी हुई गवर्नमेंट होनी चाहिए। क्यों, सब लोगों का इन्वॉल्वमेंट होएगा तभी तो हम लाइफ के ट्रू गोल्स को अचीव कर पाएंगे। मैं अपनी चलाने लग जाऊं, दूसरे की बिल्कुल भी ना सुनूं, तो काम होएगा, बिल्कुल नहीं होएगा। तो सबका साथ सबका विकास वाली बात तो तभी होएगी ना, ट्रू डेमोक्रेसी तभी आएगी, बहुत बढ़िया। तो क्या हुआ, 1946 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखे, क्या कि ये था क्या, इट वॉज द विजन। हमारे जो लीडर्स थे ना जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ाई की थी, उनका विजन था कि हमारा देश कैसा होना चाहिए। तो वो पॉइंट्स लिखे, ऐसे मान लो वो पॉइंट्स बाद में जाके हमारे संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल बने, जिससे कि पूरा संविधान निकला, है ना, पूरा संविधान बना। ये बात थी। अब देखो यहां पर हम छोटी सी एक चीज समझ लेते हैं। मैं आपसे पूछूं कि भाई ये डेमोक्रेसी होती क्या है, बोले ट्रू गोल्स अगर लोगों कि ट्रू एस्पिरेशंस को फुलफिल करना है ना, तो डेमोक्रेसी चाहिए। डेमोक्रेसी वर्ड का मतलब होता है, अब मैं टेक्निकल में नहीं जाऊंगा, लेकिन सीधी सी अगर मैं लिटरली इसका मतलब पूछूं तो डेमोक्रेसी वर्ड का मतलब होता है अ सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन, है कि नहीं, अ सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन। क्या कि मैं किसी भी प्रोसेस में, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में या फिर लाइफ की प्रोसेस में, मतलब मुझे ये लगे कि मेरे को पार्टिसिपेट करवाया जा रहा है, मैं उस कार्यक्रम का हिस्सा हूं। उससे क्या होगा, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होएगा, तो मैं अपनी राय रख पाऊंगा, तभी तो मैं एलिनिएटेड फील नहीं करूंगा, तभी तो मैं उस प्रोसेस का हिस्सा मानूंगा अपने आप को, बहुत बढ़िया। मेरी कॉम्पिटेंस बनेगी, मेरी ऑटोनॉमी आएगी और लोगों के साथ में मिलके मैं पार्टिसिपेट करूंगा तो रिलेटेडनेस बनेगी, बहुत बढ़िया। अब देखो सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन लाने के लिए, चलो मैं पार्टिसिपेट भी करने लग गया, इसके लिए दो वैल्यूज का होना बहुत जरूरी है। एक तो पेशेंस होना चाहिए सामने वाले आदमी में, भाई मैंने अपनी कोई बात रखी, सामने वाले को कम से कम सुने, इतना भर तो होना चाहिए ना, तो पेशेंस होना चाहिए। और एक डेमोक्रेटिक इंसान होने के लिए टॉलरेंस भी होना चाहिए। क्या भाई, मैंने सामने वाले को कोई ऐसी बात बोल दी जो उसकी विचारधारा के खिलाफ है, उसके आइडियोलॉजी के खिलाफ है, उसके थॉट्स के खिलाफ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंटॉलरेंट हो जाए, वो मेरे को मारने पीटने लग जाए, जूते मारना स्टार्ट कर दे, नहीं, वो एटलीस्ट टॉलरेट करे मेरे व्यूज को भी, मेरे प्रचार, मेरे आइडियाज को भी, मेरे विचारों को भी। तो पेशेंस और टॉलरेंस के साथ में अगर हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्रोसेस के अंदर और ऐसा ही व्यवहार सब जगह देखा जा रहा है, तो उसको बोलेंगे ट्रू डेमोक्रेसी। तो बोलते रहते हैं ना न्यूज में आजकल कि इंटॉलरेंस आ रहा है, इंटॉलरेंस आ रहा है, वो इसलिए बोलते हैं। ठीक है, बाकी पॉलिटिकल मुद्दे भी होते हैं, वो अलग बात है, लेकिन डेमोक्रेसी तो वही हुई ना कि सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन, पेशेंस और टॉलरेंस, बस ऑल टुगेदर हमारा
गोल जो था फ्रीडम स्ट्रगल का वो रियलाइज हो जाएगा। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, पूरी पॉलिटी के अंदर इसी चीज को खोल खोल के समझने का और समझाने का मौका मिलता है अपने को। क्या कि ज्यादा से ज्यादा अच्छा पार्टिसिपेशन कैसे करें और सामंजस्य कैसे बनाएं। देखो जैसे ही मैंने डेमोक्रेसी की ये बात बोली आपको, पार्टिसिपेशन, पेशेंस, टॉलरेंस, तो यहाँ पर एक वर्ड निकल के आया कि ये कुछ पॉजिटिव वैल्यूज की बात कर रहे हैं, है ना, पॉजिटिव वैल्यूज की बात कर रहे हैं। तो कैसे ना कैसे करके हमको पॉजिटिव वैल्यूज को प्रिवेल करवाना है सोसाइटी के अंदर। यही हमारी भूमिका बनेगी, पूरा बैकग्राउंड बनेगा कि हम पॉलिटी को कैसे पढ़ें। आई सपोज यहां तक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन देख लेते हैं। तो मैंने जैसे ही बोला पॉलिटी को आपने पढ़ना चालू किया है तो पॉलिटी की पहली अप्रोच आपकी ये होनी चाहिए कि लगभग सारे वर्ड्स आपके प्रॉपर तैयार हों। क्या कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गाइड हाउ अ कंट्री, स्टेट और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करेगी। सेट ऑफ रूल्स होते हैं ना, कोडिफाई कर दिया, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करोगे तो ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं करोगे तो ऐसे नहीं होगा, आपको ये सजा मिलेगी, हर चीज बता दी गई। तो कोडिफाइड वे में सेट ऑफ रूल्स बना दिए। एंड कॉन्स्टिट्यूशन में टेल व्हाट द ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट आर, व्हाट पावर्स दे हैव, हाउ दे वर्क। इट मे ऑल्सो स्टेट द राइट्स ऑफ सिटीजन। कॉन्स्टिट्यूशन यही तो करेगा भाई। सीधी सी बात है, मैं हूं, लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, घर पे जाऊंगा, घर पे कॉन्स्टिट्यूशन बना रखा है क्या? मेरे को झाड़ू लगानी है, मम्मी खाना बनाएंगी, पापा कपड़े धोएंगे, दीदी पानी देंगी पौधों में, सबका कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है। वेदर ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या पता डिस्क्रिमिनेशन भी हो क्या, कि मैं झाड़ू के साथ पोछे भी लगा दूं और बर्तन भी साफ करने का मेरा काम हो, और हो सकता है दीदी केवल पानी दे के ही बैठी रहे, है ना, और मुझे ठेंगा भी दिखा सकती है। लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशन तो बना दिया। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड भी कर सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन इस तरह से छोटे से एग्जाम्पल से हमने समझा चीजों को। ये भी देखा कि हमने इंडिपेंडेंस के लिए फॉट क्यों किया और पर्पस ऑफ लाइफ, इन चीजों को हमने समझ लिया। अब देखो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ेंगे? अब अपने को डेमोक्रेसी लानी है। कॉन्स्टिट्यूशन यही तो बोला था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, कि भाई सबसे बेस्ट तरीके से हम अपने ट्रू गोल्स को, इंसान की लाइफ को कैसे प्रॉस्परस बना सकते हैं। बेस्ट तरीका, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यही तरीका है, वन ऑफ द बेस्ट मेथड क्या है? डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी में क्या होगा? एक सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन, उसके अलावा टॉलरेंस और पेशेंस का बिहेवियर, वो होगा तो हमारा काम बन जाएगा। तो बस ऐसे करके हमारी प्रियम्बल का बनना स्टार्ट हुआ। तो पॉलिटी की पढ़ाई यहीं से चालू हो जाती है अपनी। सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल को पढ़ेंगे। क्या प्रियम्बल में क्या लिखा जाता है? हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें क्या लिखा जाता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले ही सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन आ गया। क्या कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो डेमोक्रेसी झलक रही है कि नहीं झलक रही है? हम भारत के लोग, हैविंग सॉल्मनली रिजॉल्व, हम सॉल्मनली रिजॉल्व करते हैं टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब देखो ये जब पढ़ेंगे ना पॉलिटी को डिटेल में, तो ये सारे वर्ड्स को डिटेल में पढ़ेंगे अपन, है ना, तब ये समझ जाएंगे। लेकिन इंडिया को एक ऐसा बनाना है जो कि सॉवरेन हो, संप्रभु हो, ऑटोनॉमी आएगी ना। देखो हर इंसान को तीन चीजें चाहिए, पहले भी बताई थी। कॉम्पिटेंस, इसी चीज के चारों तरफ एंगल घुमाना, कॉम्पिटेंस, ऑटोनॉमी और रिलेटेडनेस। तो भाई देखो सीधी सी बात है, इंडिया को सॉवरेन बनाएंगे तो ऑटोनॉमी आएगी ना। एक सोशलिस्ट बनाएंगे तो सोशलिस्ट कंट्री होगी, तो सबका साथ सबका विकास, तो रिलेटेडनेस आएगी ना। सोशलिस्ट में क्या होगा? रिसोर्सेज का सही से डिस्ट्रीब्यूशन सबको मिल जाएगा। सेक्युलर मतलब धर्म जात से भेदभाव किसी में नहीं हो, तो रिलेटेडनेस। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाएंगे तो सबको पार्टिसिपेशन का मौका मिलेगा, सबको पार्टिसिपेशन, और जहाँ पे सब पार्टिसिपेट करते हैं वो लोगों में ऑटोनॉमी, संप्रभुता आएगी कि नहीं आएगी? ऐसा रिपब्लिक बनाना है। और हर सिटीजन को जस्टिस देना है। जस्टिस का मतलब क्या होता है? उचित, न्यायोचित होनी चाहिए चीजें, जस्ट होनी चाहिए, जस्ट ऑर्डर में चीजें। जस्टिस किस चीज का? सोसाइटी के अंदर। सोसाइटी के अंदर हर आदमी एक दूसरे आदमी को प्रॉपरली मदद करे, तो सोशल जस्टिस होना चाहिए। इकोनॉमिक जस्टिस, भाई मैं अमीर तुम गरीब ऐसे भी नहीं,
एक लेवल पे तो हमारी नीड्स फुलफिल होनी चाहिए। पॉलिटिकल जस्टिस तो है ही क्या कि एक लोकतंत्र हो, सबका पार्टिसिपेशन हो और सब वोट करें और कोई भी पार्टिसिपेट करे, है ना, इस पॉलिटिकल प्रोसेस में, गवर्नेंस में। तो पॉलिटिकल जस्टिस हो गया। लिबर्टी, हर इंसान को अपने लाइफ के ट्रू गोल्स को, ट्रू एस्पिरेशन को फुलफिल करने के लिए लिबर्टी तो होनी चाहिए, है ना, उसको खुली छूट हो, क्या कि वो सोच सके जैसा वो सोचना चाहे, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, ब्रीफ कर पाए अपने आप को, बता सके कैसे, उसकी फेथ, उसकी वर्शिप, वो उसकी आस्था पे उसकी स्वायत्ता हो, वो वर्शिप कर पाए, तभी तो इंसान कॉम्पिटेंट बन पाएगा। उसको किसी को पिंजरे में कैद कर लोगे, तू ऐसे सोच नहीं सकता, तू ऐसे बोल नहीं सकता, तू ऐसे पूजा पाठ नहीं कर सकता और तेरी ये आस्था भी नहीं हो सकती, तो भाई उसकी कॉम्पिटेंस तो हमने खत्म कर दी ना, नकली बात हो गई। इस चीज के लिए तो हमारे फ्रीडम फाइटर्स नहीं लड़ रहे थे। तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यही सारी चीजें देखने को मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं। इक्वेलिटी, सब बराबर हो, काहे बात के लिए, ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबका स्टेटस बराबर हो, सबको अपॉर्चुनिटी बराबर मिले। भाई मैं आईएएस बन जाऊं, क्यों भाई, आप भी तो बन सकते हो ना, तो आपको भी मौका मिले, मुझे भी मौका मिले, सबको मिले। एंड प्रोमोट अमंग देम ऑल, ये जो इक्वेलिटी है सबके बीच में प्रमोट होनी चाहिए। बहुत बढ़िया चीज समझ ली अपने। फ्रेटर्निटी, भाई बंधुता, भाई देखो सीधी सी बात है, फ्रेटर्निटी भाई बंधुता का मतलब ये है कि रिलेटेडनेस, सबके बीच में प्रेम भाव हो। ये एस्पिरेशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारी पॉलिटी का बेडरॉक है। तो जो चीजें हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने सोची थी, है ना, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जो चीजें बताई थी, वही तो झलक रही है ना सारी यहाँ पे। यही तो पढ़ना है और इसको समझना है डिटेल में, बस। तो फ्रेटर्निटी हो इन सब के लिए, अश्योरिंग डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिट एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। यूनिट नहीं, ये यूनिटी आएगा। तो हर एक इंसान की डिग्निटी मेंटेन रहे, इज्जत होएगी, सबकी इज्जत होएगी, तभी तो प्रॉपर पार्टिसिपेशन होएगा। मेरी रिस्पेक्ट ही नहीं है तो मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इस चीज को 26 नवंबर को हमारी कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट कर लिया, इनेक्ट कर लिया और हमने अपने आप को ये संविधान दिया है। ये पूरा संविधान अपन ने पढ़ लिया, एक तरह से उसका सोर्स पढ़ लिया। अब क्या करेंगे, ये हमारा बेस बन गया। इस बेसिस के हिसाब से, इस बेसिस के हिसाब से हम कूदेंगे टेक्स्ट बुक्स पे। इसको बिल्कुल बढ़िया तरीके से इन सारे कॉन्सेप्ट्स को घोटना है और समझना है। घोटने का मतलब समझते हो, मतलब क्रिस्टल क्लियर करनी है चीजों को बेहतरीन तरीके से। आगे आ जाओ। क्या ये जितनी भी वैल्यूज हमने सीखी ना, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, नाउ हाउ टू लर्न दीज वैल्यूज एंड अप्रोच एंड हाउ टू यूटिलाइज द सोर्सेज। इन वैल्यूज को कैसे सीख सकते हैं, तो देखो बुद्धा ने एक चीज बताई थी। बुद्धा ने बोला था 3 प्रोसेस होती हैं नॉलेज अटेन करने की, परियत्ति, पटिपत्ति और पटिवेदन। तो देखो यहाँ पर संस्कृत की तो क्लास चल नहीं रही है ना, बोर हो जाओगे कि सर आपने तो वांग्मय पाठ शुरू कर दिया है। तो लेकिन एक छोटा सा बताऊं मैं आपको, किसी भी चीज को आपको प्रैक्टिस करना है ना, तो सबसे पहले आपको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट उसका पता होना चाहिए, उसको बोला गया था परियत्ति। फिर उसके बाद में उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पता होना चाहिए, मतलब उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, उसको बोला था पटिपत्ति। और प्रैक्टिकल जो चीज कर रहे हो उसकी प्रैक्टिस और परफेक्शन ले आओ उसमें, प्रैक्टिस में भी, वो हो गई पटिवेदन। तो इंडियन पॉलिटी को भी समझना है तो सबसे पहले उसको थ्योरेटिकल लेवल पे हमें उसको समझना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, थ्योरेटिकल लेवल पे उसको समझ गए अपन। थ्योरेटिकल लेवल के बाद में अब उसको हम प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करते करते चुनावी जीत गए और वो वैल्यूज लिटरली सोसाइटी में दिखा भी रहे हैं। तो परियत्ति, पटिपत्ति, पटिवेदन हो गया। तो आज अपन थ्योरेटिकल एस्पेक्ट वाला पहला स्टेप उठाएंगे, जिसमें हम ये समझेंगे कि पॉलिटी को अप्रोच कैसे करना है ना। कम से कम थ्योरी जानेंगे, अच्छे से जानेंगे। और देखो अच्छा स्टूडेंट वही होता है ना जो वेल रेड होता है और कायदे से पढ़ता है। एंड अ प्लान विदाउट विजन इज एन इल्यूजन। तो एक विजन भी है और प्लान भी है तो इल्यूजन भी क्रिएटेड नहीं रहेगा। तो प्रॉपरली अपन जानेंगे तो प्रोसीड करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। क्या पढ़ना है अब, फेज वाइज अगर बांटे या फिर पार्ट वाइज बांटे, तो पार्ट 1 के अंदर हम एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, क्या हमें उनसे सीखने को मिलेगा, इसको ध्यान में रखना है। तो 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की एनसीईआरटीज को हमें कवर करना है। एनसीईआरटीज आर द बेस्ट सोर्सेज।
पहले तो ये देखते हैं कौन सी एनसीईआरटी। तो आज लॉकडाउन जब भी खत्म हुए उसके बाद में दुकान पे जाना अंकल के पास में, अंकल 6ठी क्लास की एनसीईआरटी दे दो। तो बेटा फिर से, हाँ सर चाहिए अंकल, है ना, तो जाना तो पड़ेगा। तो 6th क्लास की एनसीईआरटी वो क्या बताएगा, हमारी सोशियो पॉलिटिकल लाइफ बताएगा, सोसाइटी में और हम कैसे रहते हैं। 7th 8th क्लास की भी एनसीईआरटी, तो इनको इकट्ठा पढ़ना है 6, 7, 8। फिर 9, 10th की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स बताई गई है उसमें। फिर 11th के अंदर पॉलिटिकल थ्योरी, 11th के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क बताया गया है, और 12th के अंदर आज़ादी के बाद भारत, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस समझाया गया है, और 12th के अंदर कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स समझाई गई है। इन सब चीज़ों को हमें तैयार करना है, ठीक है, ओके। अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं, किस एनसीईआरटी को कैसे अप्रोच करना है और एनसीईआरटी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो देखो सबसे बढ़िया चीज़ बताऊं क्या होती है, अच्छे टीचर की निशानी, अच्छी बुक की निशानी, अच्छे मेंटोर की निशानी क्या होती है, वो एक तो चीज़ों को ल्यूसिडली समझाए, ल्यूसिड लैंग्वेज हो उसकी। तो एनसीईआरटी के अंदर चीज़ों को बड़ा ल्यूसिडली समझाया गया है। दूसरी चीज़, रिचनेस ऑफ एग्जाम्पल, रिचनेस ऑफ एग्जाम्पल। देखो कोई भी मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊं और प्रॉपर उसका एग्जाम्पल दे दूं तो टॉपिक को समझना कितना आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल्स बहुत दिए हुए हैं और भर भर के और रिलेवेंट एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। और देखो एनसीईआरटी की जो कमीशंस बैठती है ना, जो मतलब एनसीईआरटी की बुक्स बनाती हैं, तो बड़े लर्नेड लोग होते हैं, लर्नेड लोग होते हैं और ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं, और एक काफ़ी कुछ किया होता है उन्होंने लाइफ में, तो लिखते बहुत अच्छे से बुक्स को वो, तो एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे मिलेंगे। अच्छा उसके अलावा देखो जितनी भी गाइड बुक इधर की उधर की आ रही हैं, आती रहती हैं, ये जो कमीशन होता है ना, कौन सा कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाता है साहब, स्टेटमेंट उठा लेता है कई बार। तो ऑथेंटिक सोर्स है कमीशन के लिए, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई वहां से क्वेश्चन बन रहे हैं और वहीं से ही नहीं पढ़े तो बेईमानी हो जाएगी, फिर तो हम आईएएस की तैयारी नहीं कर रहे हैं, फिर अपन किसकी तैयारी कर रहे हैं, मौज मस्ती की तैयारी कर रहे हैं। तो मौज मस्ती की तैयारी तो नहीं करनी है। अगली चीज, एनसीईआरटी बुक्स के अंदर जो भी टॉपिक समझाए हुए हैं ना, एक स्टोरी टेलिंग वे में बताया हुआ है। मतलब जैसे मान लो मैंने आपको कोई एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया, इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट बताया कि इंडिया के अंदर 1975 में लेट सपोज इमरजेंसी लगी थी, ठीक है, रट लिया हमने, एक है ना कॉन्सेप्ट को रट लिया, लेकिन इसके साथ में मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं, उसका एक स्टोरी की तरह बना दूं कि हाँ ये सिचुएशन बैठी थी, ये सिनेरियो बना था, तो याद करना कितना आसान हो जाता है ना। तो एनसीईआरटी के अंदर स्टोरी टेलिंग वे में चीजों को समझाया गया है। मैंने बोला ओमकारेश्वर टेम्पल मध्य प्रदेश में पड़ता है, रट लिया किसी ने जो रट सकता था, लेकिन एक बंदा वहां पे घूम के ही आ गया, तो उसके लिए तो याद करना भी मुश्किल नहीं है, स्टोरी टेलिंग हो गया ना। तो एनसीईआरटी में चीजों को इस तरह से समझाया गया है वो। उसके अलावा याद करना चीजों को एनसीईआरटी से पढ़ के आसान क्यों होता है, एनसीईआरटी के अंदर क्रिएटिव मेथड से पढ़ाया गया है चीजों को, क्या, स्टोरी टेलिंग, साथ में इमेजेस का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया गया है। देखो हैंड आई कोऑर्डिनेशन रहता है ना अपना, और हर तरीके से इन्वॉल्व होकर पढ़ते हैं अपन। एक तो मैं ऐसे बैठ के पढ़ा रहा हूँ बस आपको, है ना, ऐसे बैठा हूँ और बोलता जा रहा हूँ जैसे रेडियो चला दिया हो, और एक में हाव भाव, तो ये क्या है, आपके माइंड को इन्वॉल्व करेंगे। इस तरह से पढ़ेंगे अपन तो चीजें और अच्छे से ग्रैस्प हो पाएंगी, बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। अच्छा उसके अलावा एनसीईआरटी वाले ना अपने आप को अपडेट करते हैं टाइम टू टाइम, डाटाज वगैरह, तो वो चीज़ भी अच्छी है। और ये बात तो मैंने बता ही दी आपको कि कमीशन डायरेक्टली वहां से क्वेश्चन पूछता है। तो देखो लेके प्रभु का नाम, हमको ये समझना है कि एनसीईआरटी हमारा सबसे तगड़ा तगड़ा साथी है, एनसीईआरटी को प्रॉपरली अपने को करना ही है ना, बहुत बढ़िया। आगे आ जाओ। सो लेट्स बिगिन विद एनसीईआरटी। अब क्या करेंगे अपन, मैं ये बताऊंगा कि 6th की एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ये सीखोगे, 7th की पढ़ोगे तो ये सीखोगे, तो 6ठी से लेके 12वीं तक पढ़ोगे तो ये सब सीखोगे, है ना, इतना मैं बताऊंगा, बस साथ में बने रहो मेरे। अब देखो 6th क्लास की एनसीईआरटी आई, पहला चैप्टर यूनिट 1, 2, 3 और 4। तो पहला चैप्टर क्या बोलता है, यूनिटी, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या होती है, अनेकता क्या होती है, इंडिया डाइवर्स कंट्री है ना, तो इस चीज को समझाया गया है यहाँ पे। तो इंडिया डाइवर्स कंट्री है, अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के, धर्म के, अलग अलग एनवायरमेंट है अपने यहाँ पे, तो डाइवर्सिटी है इंडिया के अंदर, तो उस डाइवर्सिटी को समझेंगे। और देखो जहां पर 1 से 2 आदमी रहते हैं ना, उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन भी पलने लग जाता है। क्या, मेरे को लगता है कि मेरे मम्मी पापा
मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, क्यों? और भाई बहन भी हैं, उनको लगता है वो करते हैं, करता कोई किसी से डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लेकिन लगता है। तो क्या उनको हमें मनाना पड़ता है, अरे नहीं ऐसे नहीं होता, तो मेरा राजा बेटा है। अच्छा, दूसरे भाई को भी यही बोलना पड़ता है, दीदी को यही बोलना पड़ता है, नहीं नहीं तू भी मेरी राजा बेटी है। तो सब सबके राजा बेटे हैं, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन हमें समझ में आता है, लगता है हमें कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो डाइवर्सिटी के साथ में डिस्क्रिमिनेशन की भी प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो बस ये डिस्क्रिमिनेशन के बारे में भी समझने को मौका मिलेगा अपने को। अच्छा, उसके बाद में जैसे कि आपको सबसे पहले बता ही दिया था कि भाई गवर्नमेंट क्या होती है, प्रॉपर समझने की तो जरूरत है ना, तो वो चीज बताएंगे। उसके अलावा एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है। गवर्नमेंट तो ठीक है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन करने का तरीका तो ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पे तो डेमोक्रेसी चलेगी, जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन चलेगा। तो उसको समझाने की कोशिश की गई है। फिर डेमोक्रेसी को और आगे ले जाओ, मतलब सबका पार्टिसिपेशन हो, तो लोकल गवर्नमेंट, लोकल लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व हो पाए। तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात, पंचायत क्या होती है, रूरल एरियाज में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, अर्बन एरियाज में। छठी क्लास की किताबें हैं, तो छोटे बच्चों के हिसाब से समझाया गया है। तो इसमें एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे दिए हुए हैं, तो पढ़ना बिल्कुल मुश्किल भी नहीं होगा, और अच्छे से एग्जाम्पल समझ में भी आएंगे तो मजा भी आएगा। अच्छा, लाइवलीहुड, देखो सीधी सी बात है, एट द एंड ऑफ द डे हमें रहना ही है ना, तो इसको भी समझना बहुत जरूरी है। तो गाँव में कैसे रहते हैं, शहरों में कैसे रहते हैं, उस चीज को बताया गया। इस तरह से होलिस्टिकली समझोगे तो छठी क्लास की एनसीईआरटी हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। बहुत अच्छे से समझ में आएगी तो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा अपना। आगे इसी तरह से सातवीं पे जाएंगे। सातवीं थोड़ी सी एडवांस लाइफ, एडवांस हो गई किताब। कैसे? देखो, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की बात हो रही है, तो सोसाइटी में कैसे रहना है और साथ में पॉलिटिक्स कैसे करनी है। पॉलिटिक्स क्या होती है? प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस वाली बात। तो इक्वेलिटी, संविधान के अंदर पॉजिटिव वैल्यू पढ़ी थी ना अपन ने, इक्वेलिटी होनी चाहिए। गवर्नमेंट किस तरह से, स्टेट गवर्नमेंट, तो इक्वेलिटी कैसे आएगी उसके बारे में सब बताया हुआ है। गवर्नमेंट वेलफेयर वाली है ना, सबको साथ में लेके चलेगी। तो वेलफेयर कैसे? अब एक बात बताओ, एक इंसान को अपनी वैल्यूज को, एस्पिरेशंस को फिलफिल करना है ना, कॉम्पिटेंस बढ़ाना है, और मैं कर्चीज लेके चलता रहूं, है ना, दम्मा का पेशेंट बना रहा हूं, हमेशा खांसता रहूं, और जैसे ये दवाइयां पड़ी है ना यहाँ पे, ये हमेशा ये दवाइयां लेता रहूं, तो क्या खाक अपना डेवलपमेंट करूंगा? तो हेल्थ केयर तो होना चाहिए ना मेरा। तो हेल्थ केयर में गवर्नमेंट कैसे मदद कर सकती है, उस चीज को समझाया जाएगा। फिट एंड फाइन बनूं मैं एटलीस्ट, वो चीज को समझाने का। क्योंकि है ना, देखो आज भी जैसे आयुष मंत्रालय ने ये स्कीम लॉन्च की, वो स्कीम लॉन्च की, चलती रहती है ना, तो इनका बैकग्राउंड, इनकी समझ कहाँ से बनेगी? सातवीं क्लास से बनेगी। यहाँ पर ये एनसीईआरटी से हर चीज समझने का मौका मिल जाता है अपने को। पढ़ते हैं नहीं अपन एनसीईआरटी को, और सोचते हैं कि यार हमारे तो कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हो रहे, हम तो बार बार फेल हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखो कितनी चीजें अच्छे से बताई हुई हैं, और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ में। अच्छा, और साथ में गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, स्टेट गवर्नमेंट्स। अच्छा, और चीज, जेंडर, जेंडर पे ये यूनिट दी हुई है, लड़का लड़की और महिला। देखो हमेशा से जेंडर को लेके इश्यूज रहे हैं, डिफरेंस क्रिएट हो गया ना, तू लड़का मैं लड़की, तू ताकतवर मैं कमजोर, मैं कमजोर मैं ताकतवर तू कमजोर, डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है इस चीज को लेके। या फिर विमेन इक्वेलिटी, लड़का लड़की एक समान, हर जगह हर तरफ हर जगह यही चीजें देखने को मिल रही हैं अपने को। जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है वैसे वैसे महिलाओं की सिचुएशन कंडीशन बदलती जा रही है, वो भी चीजें चेंज होती जा रही हैं। तो इन सब को भी तो समझ पाएंगे ना, ये भी यहाँ पे समझने का मौका मिलेगा। अगला देखो, हमारी डेमोक्रेसी है ना, बिल्कुल थोड़ा सा एडवांस बता देता हूँ, पता भी होगा। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, है ना, तीन स्तंभ है हमारे डेमोक्रेसी के। एक तो लॉ बनाना, लेजिस्लेटिव हो गया, लॉ को इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूटिव हो गया, और ये दोनों अगर गलत काम कर रहे हो तो जुडिशरी इन पर डंडा चलाएगी, है ना, बिल्कुल। इसके अलावा एक चौथा स्तंभ होता है मीडिया। वो क्या करता है? मीडिया का मतलब क्या होता है? मीडियम, माध्यम, हम तक जानकारी पहुंचाने का माध्यम, हम अवगत रहे, हमें पता रहे कि दिन दुनिया में क्या चल रहा है। तो मीडिया भी है ना, हमारे एक डेमोक्रेसी का हिस्सा। तो मीडिया भी होता क्या है उसको समझने का मौका मिलेगा। एडवर्टाइजिंग से का क्या हिसाब किताब होता है? देखो मीडिया है, हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, चीजों को हम समझेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, तभी तो हमारा कॉम्पिटेंस बढ़ेगा,
तभी तो हम ऑटोनोमस बन पाएंगे। यूट्यूब है, मीडिया ही तो है। अगर यूट्यूब पे वीडियो बना के ना डालूं मैं तो नहीं पढ़ पाओगे चीजों को, इतना अच्छा लेक्चर कहां से देख पाओगे। तो मीडिया को भी समझना बहुत जरूरी है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। उसके अलावा मार्केट, मार्केट क्या होता है कि मार्केट ऐसी जगह होती है जहां पर हम बाय एंड सेल करते हैं चीजों को, वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं। मार्केट नहीं हो तो हमारा काम कैसे चलेगा? मनुष्य का जीवन है ना, कंपल्शन तो है लाइफ के, ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये भी समझने का मौका मिलेगा अपने को। और इक्वेलिटी का जो पंगा फंस रहा था उसको थोड़ा सा डिटेल में और आगे करेंगे, ये 7वीं क्लास से सीख जाओगे। तो देखो ओवरऑल बहुत हाई लेवल पर हम कॉन्सेप्ट और बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करते जा रहे हैं। आगे चलते हैं 8th क्लास की एनसीईआरटी में क्या। अब देखो 8th क्लास की एनसीईआरटी और ज्यादा एडवांस हो गई क्या। अब कॉन्स्टिट्यूशन की बात आ गई, और कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलरिज्म की कैसे बात करता है। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है? सारे धर्म एक समान है ना, धर्म धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, तो सेक्युलरिज्म हो गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या है, लॉ कैसे बनते हैं, पार्लियामेंट कैसे काम करता है, लोकसभा राज्यसभा, उन चीजों को। लेकिन इतना टेक्निकली नहीं समझाया जाएगा अभी, क्यों? क्योंकि एक 8वीं क्लास के बच्चे को तो एग्जाम्पल से और स्टोरी टेलिंग वे में ज्यादा समझाना होता है ना। लेकिन देखा जाए तो हम भी अभी 8वीं क्लास वाले ही हैं, है ना, क्योंकि कर नहीं पाएंगे जिस तरह की चीजें इसमें समझा रखी हैं, अभी नहीं आती हैं अपने को, तो पढ़ेंगे तभी तो आएंगी, तो पढ़ना बहुत जरूरी है। उसी तरह से जुडिशरी कैसे काम करती है। अच्छा, सोशल जस्टिस एंड मार्जिनलाइज्ड। मार्जिनलाइजेशन क्या होता है? हाशिए पर आए लोग, जैसे एक गरीब एक अमीर, तो गरीब इंसान मार्जिनलाइज्ड हो गया, उसके पास अब मार्जिन नहीं रहा, तो वो डाउन ट्रोडन हो गया। तो जस्टिस प्रोवाइड करवाना है ना, न्यायोचित चीजें होनी चाहिए कि उसका मार्जिनलाइजेशन खत्म हो, इट इज इंपॉर्टेंट, तो उसको समझने का मौका मिलेगा। फिर इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ द गवर्नमेंट, क्या कि भाई गवर्नमेंट जो है पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाए, पढ़ाना, हेल्थ फैसिलिटीज, बाकी सब लॉ दे, और लॉ के साथ में सोशल जस्टिस आए। भाई जस्टिस, किसी के साथ कुछ गलत हो जाए तो उसको जस्टिस मिलना चाहिए ना, इन सब चीजों को समझने का मौका मिलेगा। तो देखो 6ठी 7वीं 8वीं क्लास की एनसीईआरटी में कितना कुछ समझने का मौका मिल गया अपने को, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम की चीजें हैं, बहुत कुछ समझने को मिलता है यहाँ पे। नेक्स्ट, अब क्या करेंगे 9th क्लास की एनसीईआरटी, ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। अब यहां पर डेमोक्रेसी को और डिटेल में समझाया गया है। देखो डेमोक्रेसी जो है ना, हमारे संविधान का, हमारे कंट्री का बेडरॉक है, तो इसका तो रट्टा लगा लेना। डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, ये जो डेफिनेशन मैंने बताई ना, लोगों का सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन प्लस पेशेंस एंड टॉलरेंस, ये बेस्ट तरीका है। तो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, आज के समकालीन विश्व के अंदर डेमोक्रेसी के कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको समझाया जाएगा। डेमोक्रेसी क्या है उसको अच्छे से बताया जाएगा, और डेमोक्रेसी के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन किया गया। फिर डेमोक्रेसी है लोगों का शासन है, गवर्न करेंगे लोग मिलके इन अ डेमोक्रेटिक वे, तो भाई इलेक्टोरल पॉलिटिक्स होएगी, तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स होएगी तो पार्टी वार्टी सब बनेंगी। तो ये सब चीजें समझने का मौका नहीं मिलेगा क्या अपने को? वोट कैसे दिए जाता है, तो देखो कोई भी जब टॉपिक को समझाया जाता है, जैसे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ही समझाई जाती है, तो पहले क्या करेंगे भाई, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स होती क्या है, अब इसके नो हाउस क्या होता है, कैसे होता है, क्या डेवलपमेंट है, क्या पार्टी क्या नहीं, अब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना, इसकी वजह से कोई नुकसान हो रहा है क्या, इसके फायदे क्या है, तो वो सब समझने का मौका मिलता है। तो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो रही है। तो मेंस के अंदर जो क्वेश्चन पूछेंगे ना, क्रिटिकली एनालाइज दैट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन इंडिया इज ऑन मार्जिनलाइजेशन, तो क्रिटिकली एनालाइज कर पाओगे तो क्रिटिकल थिंकिंग यहीं से तो डेवलप होएगी। ये सब चीजें एनसीईआरटी में देखो कितने अच्छे से समझाई हुई हैं, और हम इनको अवॉइड कर देते हैं, नहीं करेंगे, अब बिल्कुल नहीं करेंगे। वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, बिल्कुल, संस्थान जैसे पार्लियामेंट है, इलेक्शन कमीशन है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, तो इंस्टीट्यूशंस है ना, वो अपना काम कर रहे हैं, वो बताया जाता है। अगला डेमोक्रेटिक राइट, डेमोक्रेसी के अंदर हमारे कुछ अधिकार है ना, क्या हैं कैसे हैं, बिना अधिकार के मैं कॉम्पिटेंट हो ही नहीं पाऊंगा, वरना गुलाम का गुलाम नहीं रहूंगा क्या, तो अधिकार होना बहुत जरूरी है। बिना, देखा जाए अगर भारत के संविधान में हमको फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए जाएं और आर्टिकल 32 के अनुसार
जो बोलता है कि आपके अगर फंडामेंटल राइट्स का हनन हो तो रिट जुरिस्डिक्शन के हिसाब से आप सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के हिसाब से आप रिट लगा सकते हो हाई कोर्ट में और आपको तुरंत न्याय मिलेगा। ये नहीं हो ना तो संविधान के होने का मतलब ही नहीं है। फंडामेंटल राइट्स हैं और ये हमें से कोई नहीं छीन सकता, तभी तो डेमोक्रेसी बनी है ना, तभी तो कॉम्पिटेंस आएगा, तभी तो ऑटोनॉमी आएगी, इसीलिए तो लड़ाई लड़ी गई थी आज़ादी की। तो ये चीज़ यहाँ से समझने की मौका मिलेगा। 10th क्लास के एनसीईआरटी में पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग कैसे, अधिकार है पूरा, है ना, पूरा कंट्री है, पूरे कंट्री के रिसोर्सेज हैं, सब मिल बांट के ही तो करेंगे। एक आदमी को सारा पावर दे दो तो कहाँ डेमोक्रेसी रही। तो पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फेडरलिज्म, स्टेट मिल मिल के एक कंट्री बनाते हैं, तो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट। अच्छा, इस डाइवर्सिटी में डेमोक्रेसी का क्या हिसाब किताब। फिर जो हमने पहले टॉपिक्स पढ़े थे, अब उन टॉपिक्स को थोड़ा एडवांस पढ़ेंगे। जेंडर, रिलीजन और कास्ट का हिसाब किताब, क्यों, ये हमेशा बोन ऑफ कंटेंशन रहते हैं। पहले तो ये होते क्या है, जेंडर होता क्या है, रिलीजन होता क्या है, कास्ट क्या होता है, हमेशा इनको लेके लड़ाई चलती रहती है अपने यहाँ पे। इनको कितना अच्छे से समझने का मौका मिलेगा। फिर पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स, ये जो स्ट्रगल्स होते हैं ना, मूवमेंट, आंदोलन वगैरह होते हैं, ये किसी ना किसी पर्पस को फुलफिल करने के लिए आते हैं। किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने और खत्म करवाने के लिए आंदोलन किए जाते हैं। तो ये क्या, समाज को, सरकार को, जनता को एक सीख देके जाते हैं क्या, कि हमें ये गलत काम नहीं करने चाहिए। और हम अपने इतिहास से सीख सकते हैं। हिस्ट्री टीचेस अस हाउ टू लिव इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, हाउ टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर। तो इनको समझने का मौका मिलेगा। फिर पार्टी पॉलिटिक्स, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी, समाजवादी, बहुजन समाजवादी पार्टी, अलग अलग पार्टीज बनी हुई हैं, उनका क्या हिसाब किताब है, उनके पॉजिटिव नेगेटिव्स क्या होते हैं। फिर डेमोक्रेसी आई, तो डेमोक्रेसी से हमें क्या आउटकम, क्या मिला इससे, है ना। 10वीं क्लास की एनसीईआरटी खत्म हो रही है तो क्या मिला, और मिला तो मिला, इसके कुछ चैलेंज भी होंगे कि देखो चैलेंजेस हैं, डेमोक्रेसी के नुकसान ना बोल के इनको चैलेंजेस इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये गलत चीजें अगर अपन सुधार दें तब तो डेमोक्रेसी अच्छी है। तो क्या चैलेंजेस हैं उनको भी देख लेना है। तो ऐसे करके हमारी 10th क्लास तक की एनसीईआरटी हो गई थी यार, बहुत बढ़िया। अब 11th क्लास की एनसीईआरटी पे आते हैं, और इन एनसीईआरटी पे हमें थोड़ा सा ज्यादा, अब क्या है, 11th 12th की क्लास के बच्चे तो ज्यादा थोड़े से हो जाते हैं ना, ज्यादा मैच्योर, तो अलग तरीके से लिखी गई हैं ये। इसमें क्या करना है अपने को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, तो कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ज्यादा घुस के पढ़ाया गया है। एग्जीक्यूटिव क्या होता है, लेजिस्लेचर क्या होता है, जुडिशरी, फेडरलिज्म, लोकल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के नो हाउस वगैरह जानना, अधिकार वगैरह क्या दिए हुए हैं, तो इनको थोड़ा डिटेल में समझाया गया है ना, थोड़ा बच्चों की जैसे नहीं गिरा हुआ। क्यों, क्योंकि हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो पहले सारे समझ ही चुके हैं। ऐसे करके हमारी 11th की एनसीईआरटी हो जाएगी तैयार। नेक्स्ट, पॉलिटिकल थ्योरी। देखो ये पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फ्रीडम क्या होती है, इक्वेलिटी क्या होता है, सोशल जस्टिस, राइट, सिटीजनशिप, नेशनलिज्म, सेक्युलरिज्म, पीस एंड डेवलपमेंट, ये कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं। तो अब देखो बताना तो चालू नहीं करूंगा, लेकिन इन कॉन्सेप्ट्स का मतलब क्या है, जैसे मैं समझ रहा हूं वैसे ही तो नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट के अंदर कॉन्सेप्ट है। और देखो किसी को फ्रीडम है, ठीक, और इक्वेलिटी, तो जैसे इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट कैसे होते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं मैं, बोले सबको फ्रीडम है, सब कुछ भी कर सकते हो, बिल्कुल सही बात है, कुछ भी कर सकता हूँ, हाँ, तो मैंने उठाया डंडा और मारने लग गया, बाहर सबको पीटने लग गया, ठोका पीटी मचा दी, इसको भी मार रहा हूं, भाई फ्रीडम है, अच्छी बात। फिर इक्वेलिटी भी है, सब लोग बराबर भी हैं, कोई आके मेरे को मार गया, उसने मेरे को मारा, वो बोला कि नहीं साहब मेरी भी फ्रीडम है, आपकी भी फ्रीडम, मेरी भी फ्रीडम, क्यों, इक्वेलिटी है ना समाज के अंदर, सबको तो बराबर अधिकार मिलने चाहिए क्योंकि राइट्स भी हैं। तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आएगा साहब, तेरी भी फ्रीडम, मेरी भी फ्रीडम, इक्वेलिटी साथ में, राइट्स भी सबके हैं, तो भाई किस लेवल की फ्रीडम, फ्रीडम किसको कहेंगे फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि मन की मर्जी चलाओ, नहीं। तो यहाँ पर है ना, ये छोटा सा एग्जांपल बताया मैंने, यहाँ पर चीजों को क्लियरली डिमार्केट करने की जरूरत है, सामंजस्य कैसे बने। और इस तरह के इश्यूज, सामंजस्य वाले, कोऑर्डिनेशन वाले इश्यूज हमेशा हमेशा डिबेट का हिस्सा रहे हैं कि कितनी फ्रीडम दी जाए, कैसे किया जाए। तो देखो कितना
इंट्यूटिवली और कितना घुस के हमें इनको पढ़ने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पर ये सब चीजें सीखेंगे अपन। आगे चलते हैं। अब देखो सारी बात है, थोड़ी हिस्ट्री हो गई। 12th की एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ, आजादी के बाद भारत। पेपर 1 के अंदर ये मेंशन भी किया हुआ है, ये जनरल स्टडीज पेपर 1 के अंदर। तो जस्ट आजाद हुआ ना भारत, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल अपन पहले इसमें पढ़ेंगे हिस्ट्री के अंदर, लेकिन जब इंडिया आजाद हुआ तो इंडिया की सिचुएशन कैसी हुई है ना, उसके लिए क्या नेशन बिल्डिंग को चैलेंजेस क्या थे, वन पार्टी डोमिनेंस खत्म कैसे हुआ, प्लान डेवलपमेंट, इंडिया के एक्सटर्नल रिलेशंस, डेमोक्रेटिक ऑर्डर, कांग्रेस की जो गवर्नमेंट्स वगैरह रही थी, क्योंकि कांग्रेस ने बहुत समय तक राज किया था, वो वाला हिसाब किताब, राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स, वही सब क्या आज़ादी के बाद में क्या आए थे, डेमोक्रेटिक ऑर्डर में कभी क्राइसिस आया क्या, हॉर्स ट्रेडिंग हुई क्या, डेमोक्रेसी में सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन, लेकिन सचमुच में लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि अब बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ये सब रीजनल एस्पिरेशंस, रीजनलिज्म आया, छोटी छोटी पार्टीज रीजनल पार्टीज बनने लग गई ना, जैसे समाजवादी पार्टी वो एक स्टेट तक सीमित है, ये शिवसेना वो स्टेट तक सीमित है, जैसे तमिलनाडु के अंदर पार्टीज हैं AIADMK, तो वो रीजनल पार्टीज हैं। तो एक नेशनल पैन इंडिया फिगर पे, पैन इंडिया कॉन्सेप्ट पे उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, तो वो सब चीजें समझने का मौका मिलेगा। और पॉलिटिक्स में रिसेंट डेवलपमेंट, तो देखो आसपास की चीजों के बारे में जानना तो जरूरी है ना। देखो एक सिविल सर्वेंट जो बनने जा रहा है, IAS की जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, उसके लिए इंपॉर्टेंट ये बहुत ज्यादा है कि उसकी सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है। ढोलू थोड़ी हैं हम लोग कि कमरे में बंद करके पागलों के जैसे पढ़ाई किए जा रहे हैं। समाज के अंदर क्या चल रहा है वो जानना बहुत जरूरी है, इसलिए भी जरूरी है कि कल को समाज में जाके तो काम करना है, तो वो सब चीजें समझने का मौका मिलेगा। फिर 12th की NCERT, जैसे कि हमारे देश में कुछ चल रहा है वैसे दुनिया में भी तो कुछ चल रहा है, तो कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, समकालीन विश्व में पॉलिटिक्स कैसी है, कोल्ड वॉर का सिस्टम था, बाइपोलैरिटी खत्म हुई थी, यूएस की हेजमनी कैसे बनी, यूएस दुनिया का दादा कैसे बन गया, बढ़िया बना तो बना, फिर उसके बाद में यूएस के बाद में कौन अल्टरनेट हो सकता है, अलग अलग साउथ एशिया का पॉलिटिकल सिचुएशन, आसियान वगैरह, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, सिक्योरिटी की समस्याएं चल रही हैं कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, एनवायरमेंट के इश्यूज और ग्लोबलाइजेशन के कंसेप्ट, ये सबको लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट अपने हो जाएंगे तैयार। बढ़िया, एनसीईआरटीज को हमने कवर कर लिया और ओवरव्यू ये देख लिया कि हाँ एक अंडरस्टैंडिंग बन रही है और इस तरह से चीजें निकल के आएंगी। बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो GS पेपर 2 का सिलेबस उठाओ, अब आप ये आपको पढ़ना है, आपके लिए होमवर्क है, पूरा ये सिलेबस दिया हुआ है, जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपाइनिंग, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, हिस्ट्री, इवोल्यूशन, बनने के भी बाद में इवॉल्व होती है ना चीजें, उसमें बदलाव आते जाते हैं, उसके फीचर्स क्या है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, उसमें अमेंडमेंट, उसके सिग्निफिकेंट प्रोविजंस क्या हैं, फेडरल स्ट्रक्चर का हिसाब किताब, पावर का डिवोल्यूशन कैसे, लोकल गवर्नमेंट कैसे काम करती है, डिस्प्यूट रिड्रेसल कैसे होता है, ये सब देखना है। उसी तरह से गवर्नेंस एंड पॉलिटी का पोर्शन है, गवर्नेंस का पोर्शन है, और फिर सोशल जस्टिस का सिस्टम और इंटरनेशनल रिलेशन। पॉलिटी के अलावा सोशल जस्टिस और गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशन, ये 3 चीजें और हैं GS पेपर 2 में, लेकिन हम तो अभी पॉलिटी की बात कर रहे हैं ना, तो एक तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस एंड पॉलिटी, ये 2 चीजें पॉलिटी के हिसाब से प्रॉपरली हैं, और फिर गवर्नेंस का भी कुछ हिस्सा। तो ये हमारे पॉलिटी का सिलेबस बनाते हैं। बैकग्राउंड अपना तैयार हो चुका है, सिलेबस अब अपने को पता है, अब क्या करेंगे, अब आ जाओ इंडियन पॉलिटी की M लक्ष्मीकांत वाली बुक पे, बाद में पढ़ना। लक्ष्मीकांत वाली बुक क्या है, ये कुंजी है, कुंजी होती है ना बोर्ड्स के एग्जाम्स में या फिर यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में लाते हैं, तो एक तरह से कुंजी है, कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा NCERT से। अब लक्ष्मीकांत को पढ़ना समझना बहुत आसान है, और प्लस एक बेयर एक्ट उठा लेंगे। बेयर एक्ट में क्या होते हैं, संविधान के आर्टिकल्स डायरेक्टली दिए हुए हैं और संविधान के अंदर पूरा गवर्नमेंट का हिसाब किताब समझाया हुआ है, इलेक्शन कैसे होंगे, लेजिस्लेटिव कैसे काम करेगा, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, सब, हर आदमी, हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, ड्यूटी क्या है स्टेट की, सब सब समझाया हुआ है उसके अंदर। उसको समझ लिया, इसको पढ़ डाला और उसको पढ़ डाला, तो लाइफ हो गई झिंगा लाला। अब लाला लाला नहीं रहा, अब लाला लालू बन जाएगा। लालू बनने के लिए लक्ष्मीकांत को कैसे पढ़ना है उसकी भी स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। कब करेंगे, ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसके लिए पार्ट 2 रिलीज करेंगे,
है ना। तो आप सब इनवाइटेड है उसके लिए भी। तो आई सपोज यहाँ तक जो डिस्कशन किया गया एनसीईआरटीज को कैसे करना है ये आप लोगों को समझ में आया होगा। आपके कुछ डाउट्स हों तो कमेंट्स में पोस्ट करना, वहां पर आपके डाउट्स को रिजॉल्व किया जाएगा, है ना। सारे डाउट्स को रिजॉल्व किया जाएगा प्लस प्रमेश ई लिब वाले यूट्यूब चैनल पे। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अभी के लिए थैंक यू वेरी मच। आई सपोज आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। हैप्पी टाइम, गुड लक, एंजॉय, टेक केयर, बाय बाय।